इससे पहले कभी किसी ने इतने सरेआम खुलेआम इसराइल को इस तरह से कहा हो, वार्निंग दी हो? कभी नहीं कहा। अब मगर इनको समझ आ रही है ना, अब दो तीन बातों की समझ आ गई है अमेरिकनों को। पहली बात तो यह है कि मेजॉरिटी अमेरिकन जो हैं, स्पेशली यंग अमेरिकन, इसराइल के ख़िलाफ़ हो गए और ये रिवर्स नहीं होना अब। जी। ये जो जेनोसाइड हुई है और जिस तरीके ने नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का नाक से पकड़ के, कान से पकड़ के ले गया, घसीट गया है, अब वहाँ सिंपैथी इसराइल के लिए दिन ब दिन गिरती जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप को भी नुकसान हो रहा है। तो अमेरिकन जो हैं इस वक्त बड़े परेशान हैं कि हमारी ट्रेडिशनल सपोर्ट ऑफ इसराइल वो एक हमारे गले पड़ती जा रही है। सो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अपने आप को पीछे हटाना चाह रही है। एक तो ये डिस्टेंस कर रही है। हाँ, बिकॉज ये जो पोलिंग हो रही है वो नज़र आ रहा है कि पीपल आर टर्निंग अगेंस्ट इसराइल, कि ये किस किस्म की पॉलिसीज़ हैं इसराइल की। तो ये दिस इज़ द मेजर फैक्टर। द सेकंड फैक्टर अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर ये जंग चलती, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि बहुत नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान बहुत हो जाना था, दुनिया का नुकसान होना था, फिर अमेरिका का नुकसान होना था। वो खुद कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने के ऑयल स्टॉक्स रह गए थे, हम किस और ये इतनी महंगाई हो रही थी कि बड़ी गड़बड़ हो जानी थी। तो ये तो सब नज़र आ रहा है और यही बात ईरान को भी पता थी ना। हाँ। हमने जो सफ़र करना है वो तो हमने करना ही करना है, मगर इनको जब सफरिंग होगी और ग्लोबल सफरिंग होगी, जो प्रेशर बढ़ेगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो वही हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तस्लीम किया। और ये जो बातें इसराइल के ख़िलाफ़ हो रही हैं आज तक किसी ने सुनी नहीं थी। अब मगर सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डील हुई है जिसके ऊपर इसराइल बड़ा परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बातें कह रहा है कि अच्छा ईरान के पास मिसाइल्स हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी लोगों के पास भी तो मिसाइल हक बनता है ईरान का। सोचो तो वकील बन गए, ये वकील बन गए उनके, और ये वो थे जो कह रहे थे इनकी मिसाइल को भी नहीं हम छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आज फिर ये कहता है कि हाँ ये जो पैसे ईरान के फ्रीज़ किए हुए हैं, अब वो फिर वकील बन गया, कहता है ये पैसे तो है ही उनके, हमारे तो थे ही नहीं, ये तो ऐसे है जैसे मुल्क को चोरी कर ले किसी के पैसे। तो ये इस किस्म की बातें कर रहा है, तो जस्टिफाई कर रहे हैं वो ईरान की पोजीशन तो अब ये है। और बात ही बड़ी इंटरेस्टिंग है ना कि ये पैसे थे किसके जी। ये कुछ 100 बिलियन के करीब फ्रीज हुए हैं। ये 2018 के बाद जब ये आया था तो उस वक्त ये फ्रीजिंग शुरू हुई। उस वक्त से 30-40 बिलियन चाइना के हैं जी। फिर और लोगों के, इंडिया के भी हैं और लोगों के भी हैं, इराक के भी हैं, सबके हैं। और वो इसीलिए हैं क्योंकि ये वो पैसे जो फ्रीज़ हुए हैं जो कि लोगों ने तेल ख़रीदा था चाइना से, ईरान से, और उसकी जब रिमिटेंस की तो स्विफ्ट के ज़रिए कर रही थी, रास्ते में अमेरिका ने उसको रोक, डॉलर की वजह से, उसकी डॉलर की वजह से। तो कोई 20-30-50 अरब तक चाइना के पैसे हैं, इराक के को 15 अरब हैं, इंडिया के 7 अरब हैं, साउथ कोरिया के 7 अरब हैं, कतर के 6 अरब हैं, बाकी लोगों के बाकी हैं, तो 100 अरब तो यही है। तो ये अमेरिका के पैसे तो है नहीं, ये तो ईरान के पैसे हैं। और यही वो अब वो कह रहा है कि जी हमारे तो है ही नहीं, वो तो उनके हैं, तो ये तो ऐसे है जैसे किसी ने चोरी कर लियो, हम तो चोर नहीं हैं। ठीक, इसमें वो हिमायती दिखाई दे रहे हैं उनके। तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं, तो ये तो पागल हो गए हैं। अच्छा, मैं एक एक करके उस चिक की तरफ जाऊंगी जो मुआहदे की तफसीलात सामने आ रही हैं, लेकिन हम इजरायली लॉबी के असर रसूख की जब बात करते थे, फिर हमने एक आर्टिकल बाकायदा डिस्कस किया था कि जो मुखबरी का निज़ाम है इसराइल का, वो वहाँ जासूसियाँ कर रहा है बाकायदा वहाँ के सेनेटर्स की। इसके बावजूद इसराइल कामयाब क्यों ना हो सका अपनी मर्जी का मुआहदा करवाने में या इसमें खलल डालने में? जैरेड कुशनर या स्टीव विटकॉफ जो पाकिस्तान भी आए थे, वो क्यों रोक ना सके इसको होने? पहले तो कुछ किया ना उन्होंने जी। आपको याद होगा जब जेडी वैंस पहुंचा है और रातों रात एकदम कुछ हुआ, कोई बंदे आ गए और उन्होंने आके विटकॉफ को कहा और विटकॉफ ने इनको कहा और ये उठ के चला गया। तो उसी वक्त इसराइल नेतन्याहू ने फ़ोन किया था। अच्छा, उस रात को जब जेडी वैंस बैठा हुआ था, 16-17 घंटे की नेगोशिएशन जा रही थी, जेडी वैंस था, विटकॉफ था और वो दूसरे साहब थे, कुशनर थे। तो एकदम जेडी वैंस को बाहर बुला लिया गया, ये फ़ोन कॉल लेके आया और उसके बाद 2 घंटा बैठा, उठ के चला गया, कोई जवाब नहीं दिया, बस कहने मैं जा रहा हूँ, उठ के चला गया। तो क्या हुआ था? वो ये हुआ था कि नेतन्याहू का फ़ोन आया था। अच्छा। तो उसने कुछ कहा होगा इसको कि यार ये नहीं एक्सेप्टेबल, वापस चलो, हम नहीं मानते इस बात को, तो वो उठ के चला गया था। तो दैट्स वाई इसराइल हर स्टेज पे इसको रोकने की कोशिश की उसने। मगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर था ना, वो सख्त प्रेशर था, डोमेस्टिक भी, एंटी इसराइल बढ़ रही थी सेंटिमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, और ग्लोबली उनके जो स्टॉक्स थे जिसकी वजह से वो ऑयल प्राइस को उन्होंने रोक के रखा हुआ था, वो भी डिप्लीटेड। ऊपर से मिसाइल्स ख़त्म हो रही थी, इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे थे,
वो कहते हैं ना कि 2/3 तो सारा अमेरिका देता है इसराइल को, उसकी सारी मिलिट्री, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी। मैंने कहा कि ये ना हो कि वो ऐसी स्टेज आए कि हम कुछ कर ही ना सके, उससे बेहतर है कि पहले डील कर लें। ईरान का तो ये मौका था ना, हम तो लगे जाएंगे, हम करते चलेंगे। आप तो मिसाइल्स ही हैं हमारे पास, और क्या है, आप मारें, हमारे बंदे मारी जाएँ, हम इसराइल को अटैक करेंगे। अब तो उन्होंने गल्फ स्टेट्स को भी अटैक करना बंद कर दिया था। अब तो सीधा वो इसराइल के ऊपर आ गए थे, उधर से हिजबुल्लाह बैठा हुआ था, और यहाँ से जो गल्फ स्टेट्स थी, ये तो बड़े, इन्होंने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि ऐसे मारे गए हैं यार, तुसी की करते पे हो। तो आपने हमें कहा था कि आप इनके हफ्ते के अंदर अंदर छुट्टी करा देंगे। हमने कहा कर लो, जब अब नहीं हुआ तो अब तो हम मारे गए, बंद करो इसको, हमारी तो सारी ऑयल रेवेन्यूज़ गिर गई हैं, हॉर्मुज़ को खोलो। सारी दुनिया का प्रेशर था, हॉर्मुज़ को खोलो, हॉर्मुज़ को खोलो। तो आई थिंक दिस वाज ईरान की स्ट्रेटजी वर्कड। इट वाज अ पॉलिटिकल असेसमेंट, नॉट मिलिट्री, पॉलिटिकल असेसमेंट। बहुत पहले ईरान समझ गया था इस जंग की पेचीदगियों को अगर मुसल्लत की जाए, लेकिन इसराइल वो तो अभी भी वहाँ हमले किए जा रहे हैं लबनान में, और जनूबी लबनान से निकलने को तैयार नहीं है जी। लेकिन वो 4 फौजी इसराइल के भी मारे गए, ज़ाहिर है उसको जवाब बना के मजीद हमले किए जाएंगे, अटैक्स किए जाएंगे, और जनूबी लबनान को वो खाली करने पर आमादा नहीं है। तो इस मुआहदे के बुनियादी निकात में शामिल है। हाँ, मगर नेतन्याहू का भी और इजराइलीज का भी बयान आ गया है क्या कि हम नहीं मानते इसको जी। तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे लेबनान को। फिर ईरान क्या करेगा? तो ईरान क्या करेगा? ईरान क्या करेगा? ये अटैक करेंगे, ईरान ये जो सारी निगोशिएशंस इसको रोक देगा। वो कहेगा जी आपने इसमें वादा किया हुआ कि आप रोकेंगे इसराइल को। जब भी इसराइल कोई गड़बड़ करेगा तो हम भी अटैक करेंगे, हिजबुल्लाह भी करेगा, और ये सारी निगोशिएशंस रुक जाएंगी। जैसे ये निगोशिएशंस रुकती हैं, वो जो ओरिजिनल प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो बढ़ता जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टू स्टॉप इसराइल। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो कर सकता हूँ, दबाव डाल सकता हूँ, मुझे बहुत माना जाता है इसराइल में। देखिए ये दिन ब दिन करना पड़ेगा, इसराइल नहीं बाज आएगा, इसराइल पूरी कोशिश करेगा। उसके लिए तो ये मौत, ज़िंदगी और मौत का मसला, क्योंकि ये जो ग्लोबल सारी दुनिया खुद कहता है, वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, इसराइल मैं तुम्हारे साथ, मैं इस तरह तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मुझे ना नाराज़ करो, ये उससे कहा है जी। तो आप सोचिए अब ये तो कैसी सिचुएशन है। तो जैसे जैसे इसराइल जनूबी लबनान में या लबनान में कार्रवाइयाँ करता रहेगा हिजबुल्लाह के साथ, तो तब तक ये मुआहदा जो है वो मसाइल का शिकार रहेगा। अभी जैसे खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है। अगर तो इसराइल ने ये जो इसराइल में जो लेबनान में जो हुआ है जी, अगर या तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे, नहीं तो ये ईरानियंस जो है दे विल काउंटर अटैक। तो ये मुआहदा तो जिसे कहते हैं ना, अभी स्याही जो है वो ड्राइव ही नहीं हुई, खुश्क नहीं हुई, और ये चीज़ें तो ये तवक्को थी ना। हर प्रोग्राम में मैं आपसे कहता रहा हूँ कि इसराइल नहीं चलने देगा इसको, या वो अटैक करेगा या वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। अब आप सोचिए ईरान की विजडम, आज अगर वो जिनीवा में बैठे साइन कर रहे होते और पीछे से ये हो जाता तो क्या होता? क्या रह जाता मुंह पे? तो वो उठ के आ जाते ना ईरानियंस। तो उससे बेहतर था ना कि आप इसी तरीके से साइन वाइन कर लें, इसको हाई प्रोफाइल ना करें, बिकॉज बहुत से जैसे कहते हैं ट्रैप्स हैं इसके रास्ते के अंदर। हाँ, बहुत से स्पॉयलर्स हैं। वो पाकिस्तान आने से उन्होंने शायद यही सबक सीखा होगा। पाकिस्तान आके वो अपने 70 रुकनी डेलीगेशन के साथ वापस गए थे, तो उन्होंने आइंदा के लिए ये जहन में रख लिया। सेठी साहब, इनके पॉइंट्स की तरफ अगर आप आएँ, मैं फंड्स की तरफ तो बाद में आऊँगी। सबसे बड़ा सवाल जिस पर आपने पेश गोई में भी बताया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान क्या करेगा, आपको क्लैरिटी मिली इसके ऊपर? नहीं, क्लैरिटी है भी और नहीं भी है। क्लैरिटी सिर्फ इतनी है दो बातों की। एक क्लैरिटी है जो रियल क्लैरिटी है कि जी हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, ये ईरान की अनाउंसमेंट है, पक्की कंफर्म्ड अनाउंसमेंट है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे। और ये उन्होंने पहले भी 2015 में भी ये कहा था JCPO में, तो इसलिए ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तीर मारना कि हमने उनसे ये कहलवा दिया है, नाइदर है नो देयर, ये तो आयतुल्लाह साहब भी कह गए थे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, तो ये तो अंडरस्टूड था। तो ये इसको फिर से कहलवाना इज़ नो बिग डील। मगर दूसरी बात जो है, जो कि जिसके ऊपर ईरान ने बात मानी है कि वो जो डिस्कशंस होंगे, वो डिस्कशंस वो यूरेनियम जो है उसके बारे में होंगे और इंस्पेक्शंस के बारे में होंगे कि आगे क्या होना है। वो आपको पता है JCPO में जब ये नेगोशिएशंस हुई थी 2 साल लगे थे। ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, दीज आर टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। मेकिंग द बॉम्ब, नॉट मेकिंग द बॉम्ब इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। ओके, हाउ टू डिग्रेड द एग्जिस्टिंग यूरेनियम, और कितनी आपने आगे इनरिचमेंट करनी है, सेंट्रीफ्यूजेस कहाँ होंगे, क्या नहीं होगा, इंस्पेक्शंस कैसी होंगी, क्या नहीं होंगी। अच्छा, ये दीज आर ऑल टेक्निकल क्वेश्चंस। ये पिछली दफ़ा 2 साल लगे थे इनको सॉल्व करने में। तो आपका ख्याल है ये 60 दिन में हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये 60 दिन में फिर ब्रेक थ्रूज होंगी,
अगर ये चलता रहा सिलसिला अप एंड डाउन करके, जैसे रोलर कोस्टर चलता रहा, किसी दिन कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगी, किसी दिन फिर रुक जाएगा, फिर ये ऐसे ही चलेगा। और ये इजराइल हर वक्त कहीं ना कोई गन डालता रहेगा, और ये भी हो सकता है कि किसी एक स्टेज पे बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाए। ये भी आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये किसी स्टेज पे भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर से ये सारा सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, फिर से बम्बारियाँ होंगी, फिर से ये लड़ाई झगड़े होंगे, देन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से भाग दौड़ शुरू हो जाएगी पाकिस्तान की, कतरी की। ये दिस विल हैपन, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो ये तवक्को करना कि जी मिडिल ईस्ट में अब सेटलमेंट हो गई है, स्टेबिलिटी आ गई है और हॉर्मोन्स खुल गया है, तेल जो है वो अब गिर गया, बढ़ेगा नहीं, नो नो नो। ये आप देखिएगा, द होल थिंग मिडिल ईस्ट सेटल नहीं करेगा, देयर विल बी नो स्टेबिलिटी। द मेन रीजन इज, द मेन प्रॉब्लम इज नॉट अमेरिका, द मेन प्रॉब्लम इज इजराइल तैयार नहीं है फ़लस्तीनियों को उनके हक देने के। और जब तक इजराइल जेनोसाइड करेगा, गाज़ा को सीज करेगा, ये जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट चलेगा, उस वक्त तक ईरान और हिजबुल्लाह और हमास और बाकी हुथीस, ये सब जो हैं, दे विल अपोज इट, लड़ाई झगड़े चलेंगे। तो इसलिए आई थिंक टू एक्सपेक्ट कि इसके साथ अब मिडल ईस्ट स्टेबल हो जाएगा, मिडल ईस्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, नंबर वन। नंबर टू, इजराइल, ग्रेटर इजराइल इज़ फिनिश्ड, वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, बिकॉज वो प्रोजेक्ट विद अमेरिका हेल्प नहीं चल सका, तो इजराइल खुद कैसे करेगा। अब तो लेबनान की गवर्नमेंट भी जो है, जो बड़ी है ही नहीं बेचारी, बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ना कर दी। सऊदी अरेबिया तकड़ा हो गया, ठीक है, बाकी जो ममालिक तकड़े हो गए, और यूएई जो है वो पीछे हट गया। तो ये इजराइल जाएगा कहाँ अकेला? ये विदाउट अमेरिकन असिस्टेंस ये कुछ नहीं कर सकता। आपके ख्याल में इजराइल के अंदर भी तब्दीलियाँ होंगी? इजराइल के अंदर तब्दीलियाँ, जो आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, जो उनके साबिका अच्छा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊँ, जो अब आवाज़ें जो उठनी शुरू हुई हैं ना, वो और भी हार्ड लाइन लेना चाहते हैं। वो ये नहीं कि जी अच्छा जी अब बात मान ले अमेरिका की और पीछे हट जाए, नहीं नहीं, वहाँ जो आवाज़ें उठ रही हैं वो नेतन्याहू और उसकी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई हैं। हाँ, अच्छा। ये ना अंडर एस्टिमेट करें। अभी एक और स्टेज आनी है जहाँ के इजराइल की गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर आना है, आप ये कर दें, उड़ा दें। अभी आज का एक बयान है उनके एक लीडर का कि जी ये बेरूत को तो ख़त्म ही कर दो, पूरे लेबनान को आग लगा दो, इस किस्म की बातें हो रही हैं वहाँ। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। इसके अंदर अभी बहुत सी, जैसे अमेरिका के अंदर आवाज़ें हैं कि इजराइल को रोको, पीछे हटो, इसी तरह इजराइल के अंदर आवाज़ें और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। तो दिस इज़ इस वक्त ये टेंशन है बहुत ज़्यादा। इसीलिए ईरान इज़ बीइंग वेरी केयरफुल।